चलो तो अभी आज हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर 2 के प्रश्न को विशेष तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस को हम लोग समझ लेंगे कि धैर्य सर्वस्व साधनम, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य को हमेशा धैर्य बना करके रखना चाहिए। किसी तरह की समस्या हो और यदि हम लोग धैर्य बना के रहते हैं, किसी तरह की घबराहट नहीं होती है, किसी तरह की हम लोग परेशानी नहीं झेलते हैं, यानी धैर्य बना करके रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 में बहुपद है। अब ये बहुपद क्या है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है जो परीक्षा में आएगा, और इसे एक बार अच्छे से देख लेने से लगभग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो और लघु उत्तरीय साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही निश्चित तौर पे बन जाएगा। तो हम लोग बारीकी से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर, आखिर चर होता क्या है? तो मैथ में जो कुछ माना जाता है, जैसे कि x, y, z, a, b, c, यानी जिसको हम लोग मानते हैं वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जिसे हम लोग मानते हैं, जैसे कि किसी का मूल्य हम लोग x रुपया मान लिए, किसी का मूल्य y रुपया मान लिए, तो जो चीज माना जाता है वो क्या कहलाता है? x, y, जैसे z, ये सब चर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे, 5x प्लस 2y है, इसमें क्या होगा? x और y जो होगा वो क्या हो जाएगा? चर कहलाएगा। इसी तरह अचर है। अचर क्या होता है? तो अचर एक निश्चित कोई संख्या होता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे जो संख्या होते हैं वो अचर कहलाते हैं। जैसे कि ये 5x है, अब 5x में चर क्या होगा? तो 5x में चर जो होगा वो x होगा, और दूसरा अचर कितना होगा? तो अचर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो किसी भी पद में संख्या रहता है वो अचर कहलाता है, जबकि उसके साथ जो x, y, z ये सब रहता है वो चर कहलाता है। अब देखेंगे पद या बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है किसी भी पद के चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे 2x, ये क्या है? बहुपद है। 3x स्क्वायर, यह भी एक बहुपद है। 4xy, ये भी दो चर में बहुपद है। या -5x स्क्वायर प्लस 6x, यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है। इस तरीके का ये बहुपद है। अब यहां पे एक बात प्रश्न रहता है कि कौन बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा जिसमें पूछा जाता है कि बहुपद कौन नहीं है। अब तो देखेंगे कि कौन कौन जो है बहुपद नहीं हो सकता है। तो यदि x का पावर यदि माइनस में है तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। यदि x या y कोई भी चर है, उसका पावर यदि बट्टा में है, भिन्न के रूप में है, यानी x पर 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर रूट में है तो भी वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर स्वयं बट्टा के रूप में है तो ये बहुपद नहीं होगा। ये चार बातों को याद रखना है कि कौन कौन ऐसे बहुपद पद है जो बहुपद नहीं होगा। तो यदि पावर में है, यदि माइनस में है किसी चर का घात तो भी बहुपद नहीं होगा। किसी चर का घात यदि भिन्न रूप में है, यानी बट्टा रूप में है, तो बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर स्वयं रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। और यदि कोई चर क्या है? बट्टा के रूप में है तो भी यह बहुपद नहीं होगा। तो इस चीज को इतना याद रखना है। आगे आएंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार।
तो घात के आधार पे बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसका घात एक होता है, जिसका घात एक होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे x, यह क्या है? रैखिक बहुपद है। यदि x प्लस 5 है तो भी यह रैखिक बहुपद है। 3x माइनस 4 है तो भी यह रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x का जो घात है, पावर है, वो एक है। दिखता नहीं है एक, लेकिन सबका पावर कितना? एक होता है। तो निश्चित तौर पे ये सारे रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसके अलावा इसमें याद रखना है इसका समान रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का समान रूप होता है ax प्लस b। ax प्लस b ये क्या है? इसका समान रूप है। यदि वही रैखिक बहुपद के लिए रैखिक समीकरण रहेगा तो यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू 0, यह इसका समान रूप होता है। इसके अलावा इसका शून्य कितना होगा? तो रैखिक बहुपद का जो शून्य होगा या जो मूल होंगे वो एक होंगे। जैसे कि 3x माइनस 4 है और बराबर 0 देकर के इसका यदि हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 4/3 आएगा, यानी x का एक ही मान आएगा। यही क्या कहलाता? शून्य कहलाता है। अर्थात हम याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद का जो शून्य होगा उसकी संख्या मात्र एक होगा। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें याद रखना है इसका द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात क्या होगा? 2 होगा, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो घात 2 होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ये x² प्लस 5x प्लस 100, ये क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसी तरह x² माइनस 8 है, ये भी द्विघात बहुपद है। y² केवल है, यह भी द्विघात बहुपद है। इसका समान रूप क्या होता है? यहां भी इसको याद रखेंगे। इसका समान रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और यही ये द्विघात बहुपद का समान रूप है। यही तो यदि द्विघात समीकरण का समान रूप पूछा जाए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? तो x² प्लस bx प्लस c। अब इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य 2 होते हैं। द्विघात बहुपद का घात कितना? 2, शून्य कितना? 2, यानी इसको हल करेंगे x² माइनस 8 को, तो x का कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू आएगा। इसके आगे इसमें होता है घात के आधार पर त्रिघात बहुपद। इसमें याद रखना है जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अर्थात त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? तो 3 होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये x³ क्योंकि घात कितना है? 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। इसके अलावा x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है? तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अब ये त्रिघात बहुपद कैसे? क्योंकि यहाँ पर घात 2 है भी है, तो जो सबसे अधिक घात होता है उसी को माना जाता है। यदि यहाँ पे ये भी प्रश्न है कि x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4 का घात कितना है, तो इस समीकरण का घात कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि अधिकतम घात को उसका घात कहा जाता है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। इसका समान रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का समान रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। वही त्रिघात समीकरण का पूछा जाए तो यही पे हम लोग 0 लगा देते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण का क्या है? समान रूप है। इसके अलावा इसके शून्य कितने होंगे?
तो त्रिघात बहुपद के घात कितने हैं? 3 है, और इसका शून्यक भी कितना होगा? 3 होगा। अर्थात यदि इसको हल करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को, तो यहाँ पे x का कितने वैल्यू आएंगे? 3 वैल्यू आएंगे। यही इसका शून्य कहलाता है। तो फिर से देख लेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? 1 होगा। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा? 2 होगा। त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होगा? 3 होगा। इसका समान रूप निश्चित तौर पर याद रखना है, और कितने शून्यक होते हैं, इसका घात कितना होता है, इसे भी याद रखना है। अब देखेंगे आगे पद के आधार पर बहुपद। अब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार एक पदी बहुपद। यदि एक ही पद है, जैसे कि x, ये एक पदी बहुपद इसे कहेंगे। यदि 2x स्क्वायर है तो भी यह क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। 3xy है तो भी यह एक पदी बहुपद कहलाता है। इसी तरह से जिस पद में 2 पद होते हैं, जैसे x प्लस वाई, क्योंकि प्लस के साथ ये एक अलग, ये x है और ये y अलग है, इसलिए ये द्विपदी है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यह भी क्या होगा? एक ये पद और एक ये पद, ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो भी इसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में 3 पद होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है, लेकिन इसमें 3 पद है, तीनों अलग अलग है। एक x है, एक y है और एक z है। इसी तरह से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, ये भी कितना होगा? त्रिपदी बहुपद होगा, क्योंकि एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो इस तरह से हम लोग एक पदी बहुपद का उदाहरण, द्विपदी बहुपद का उदाहरण और त्रिपदी बहुपद का उदाहरण को यहां देखें। इससे आगे जो इस चैप्टर से प्रश्न रहेगा कि मूलों या शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये सूत्र है, इसको याद रखना होगा। मूलों का योगफल का सूत्र क्या है? तो माइनस b बट्टा a। मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या है? c बट्टा a। मूलों के यहाँ पे कभी कभी शून्य दिया रहता है, शून्यकों का योगफल तो भी यही सूत्र, शून्यकों का गुणनफल तो भी ये c बट्टा a होगा। अब देखेंगे इसको हल कैसे किया जाता है। तो ये क्या है? मान लीजिए ये द्विघात बहुपद है, 6x स्क्वायर 4x और प्लस 9। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को समझ लेना है कि क्या है, a का मान कितना है। a का मान यानी एक्स स्क्वायर के जो पहले लगा होता है वो a का मान है। a का मान कितना होगा? 6 होगा। b का मान कितना है? 4 है। c का मान कितना है? 9 है। तो सबसे पहले a b और c का मान लिखेंगे। अब जब a b c का मान लिख लेते हैं तब इसके लिए सूत्र क्या है? देखेंगे मूलों का योग माइनस b बट्टा a। तो b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस देखिए 4 और a का वैल्यू कितना है? 6। यहाँ पे माइनस 4 बट्टा 6 लिखेंगे। यदि ये कटने वाला है तो यहाँ काट देंगे 2 से, तो माइनस 2 से यहाँ भाग देंगे तो 3, यानी माइनस 2 बट्टा 3। इसका क्या होगा? मूलों का योगफल होगा। इसी तरह से मूलों का गुणनफल निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या है? तो c बट्टा a। अब c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ c के यहाँ पे 9 देंगे और a का वैल्यू कितना है? यहाँ 6 है, तो 9 बट्टा 6 हो जाए। यहाँ भी कटने वाला है, 3 से भाग देंगे 3 से यहाँ 2, तो 3 बट्टा 2 ये क्या हो गया? मूलों का गुणनफल। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 20। इसमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। जैसे कि a का वैल्यू कितना है? तो माइनस 5, b का वैल्यू माइनस 10, c का वैल्यू 20।
अब यहां मूलों का योगफल, सूत्र यही रहेगा, क्या है, -b/a, और मूलों का योगफल -b/a, तो माइनस देंगे, b का वैल्यू है कितना, तो -10 है, इसलिए माइनस यहां और यहां पे -10, a का वैल्यू कितना है, तो यहां पे -5, माइनस को माइनस से गुना होगा तो +10, और यहां नीचे -5 हो जाएगा। अब यहां 5 से भाग देंगे 2, 5 से -1, 2/-1, यानी -2 इसका आंसर। इसी तरह से मूलों का गुणनफल निकालना रहेगा, तो सूत्र क्या है, c/a। अब c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 20, और a का वैल्यू -5, इसलिए 20/-5 भाग देंगे तो -1, और ये 4, इसलिए 4/-1 बराबर -4 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना होगा, तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। इससे आगे प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा, तब क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र है x² - अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा जोड़ बीटा क्या हो गया, ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। तो दो तरह का इसमें प्रश्न आता परीक्षा में, एक दिया रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि मूल क्रमशः इतना और इतना है, यानी पहला मूल ये -3 है और दूसरा मूल कितना है, 4 है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि अल्फा बराबर कितना, 3 और बीटा बराबर 4, मतलब एक मूल 3 है और दूसरा मूल 4 है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा जो बीटा निकालेंगे, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा। फिर सेकेंड में क्या करेंगे, तो दोनों को गुणनफल ज्ञात करेंगे पहले। तो अल्फा कितना है, 3, और गुने बीटा कितना, 4, दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 4 = 12। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके x² सूत्र से x² - अल्फा जो बीटा कितना है, यहाँ पे 7 है, और फिर x अल्फा गुने बीटा कितना आया है, यहाँ पे 12, और बराबर देकर के 0। ये इस तरीके से द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हम लोग हल कर सकते हैं। आगे एक लाइन और लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट से हटा देंगे, x² - 7x + 12 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद इस तरीके से निकाल लेंगे। अब दूसरे तरह का प्रश्न रहेगा कि इसमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 20 तथा 100 है। इसका अर्थ हुआ कि योगफल कितना है, 20 है, और गुणनफल कितना है, 100 है। सूत्र से x² - अल्फा जोड़ बीटा x जोड़ अल्फा गुने बीटा बराबर 0। x² यहां दिए, माइनस दिए, और अल्फा जोड़ बीटा कितना है, 20 दिया हुआ है, इसलिए 20x, और अल्फा गुने बीटा कितना दिया है, 100 दिया है, इसलिए ये हो जाए x² - 20x + 100 बराबर 0। तो यदि इस तरीके का प्रश्न रहेगा, यदि केवल मूल दिया है तो दोनों को जोड़ करके पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर गुणनफल निकाल करके लिख लेंगे, और जो सूत्र है उसके माध्यम से उससे बैठा देते हैं। यदि योग और गुणनफल दिया ही है तो डायरेक्ट सूत्र लिख करके जो इसका वैल्यू है योगफल का और गुणनफल का, वो यहाँ पे रखते हैं, तब जाकर के प्रश्न बन जाता है। तो निश्चित तौर पे इसे अच्छे से देखने का प्रयास करें। और मैथ में होता ये है कि जितने बार हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, उतना ही आसान होता जाता है। इसलिए मैथ समझने के लिए बार बार मैथ के जो प्रश्न है उसको हल करना पड़ता है।